तो हम ये करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास कंबाइंड बॉडी का, अगर एक से अधिक रिजिड बॉडी हमारे पास रहे, क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछले क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए रहे थे। तो क्वेश्चन है इन केस ऑफ, अगर क्या रहे, मोर देन वन एक्सटेंडेड बॉडी का हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं पूछने जा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है तुम देखते ही समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि सपोज ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, और फिर हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे साइड बाय साइड सटा देते हैं, ठीक है। तो इस स्क्वायर का जो है ना, आपको दिया हुआ है कि साइड लेंथ जो है, साइड लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। या स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट। प्लेट है मतलब इसमें क्या है, पूरे में मास है ना। और ये मान लो क्या है, तो डिस्क है। तो डिस्क में भी क्या रहता है, जानती होगी ना, पूरे में क्या रहता है, मास रहता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो इसके साइड लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिस्टम का निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब कहाँ से निकालना है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि इसका सेंटर है कहाँ पर, ए पर, और मान लेते कि इसका सेंटर कहाँ पर है, बी पर। तो पूछा जाए फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। एक सवाल हो सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम क्या है, सी है, ये भी पूछ सकता है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको कर लिया जाए, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो कि दोनों सेम मटेरियल का बना है, सपोज, है ना, बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मेड ऑफ सेम मटेरियल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, मास नहीं सेम होगा, सरफेस मास डेंस, हाँ वो सेम होगा, मीन्स सरफेस मास डेंसिटी मैंने बताया था सिग्मा, है ना, सिग्मा सेम है, ठीक है ना, सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए सरफेस मास डेंसिटी सेम है जी, ठीक है ना। तो बना लो, बना लो। मान लो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाहें आंसर, विथ रिस्पेक्ट टू ए, हाँ, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालना चाहें तो एक एक्सिस खींच लो, ए को ओरिजिन मान लो, ए को क्या मान लो, ओरिजिन। तो ए को यदि ओरिजिन मानते हैं तो देखो ऐसे जाएगा एक्स एक्सिस, और इधर क्या चला जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो उस हिसाब से इस प्लेट का जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, ए पर, जिसका कि कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 0, हाँ। और बी का जो है ये हमें निकालना पड़ेगा, तो बी का हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकलेगा। अभी सी का काम नहीं तो सी को हटा देते हैं, ठीक है। देखो इसका जो डायमीटर है वो एल के बराबर है ना, तो इसका रेडियस जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर।
बताओ। तो इसका रेडियस हो जाएगा L/2 के बराबर और डायमीटर इसका L के बराबर है, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास ए से कितना डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पर है। L/2 प्लस L/2, अरे L/2 प्लस L/2 है ना। रहा बात मास का, तो मास निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई एरिया। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा ना। मान लो कि डिस्क का मास है m1, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू L², और एक्चुअली स्क्वायर प्लेट का है, ये किसका है, स्क्वायर प्लेट का है, ठीक है। और अगर डिस्क का मास m2 है तो सिग्मा इंटू होता है πr²। इसका रेडियस हो कितना गया है, डायमीटर L है ना, तो L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू L²/4, ठीक है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि सिस्टम का दोनों का सेंटर ऑफ मास एक्स ही एक्सिस पर है ना, तो YCM कितना आ जाएगा 0। बताओ, इसका भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, और इसका भी जो है ना सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ कितना जाएगा L,0। तो y कोऑर्डिनेट दोनों का ही कितना है 0 0, तो y कोऑर्डिनेट निकालने का जरूरत है ही नहीं, सिर्फ क्या निकालेंगे हम x कोऑर्डिनेट। फार्मूला तुम्हें पता ही है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 को क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A1, इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A2, ऐसे भी करके लिखा जा सकता है। हालांकि चलो अब मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, x1 का कोऑर्डिनेट 0 है, m2 मास तुम्हें पता है कि कितना है सिग्मा इंटू पाई इंटू L²/4, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है L डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो सिग्मा इंटू L² प्लस सिग्मा इंटू पाई L²/4, बस हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट का आंसर। ये क्लियर सा दिख ही रहा है हम सबको कि सिग्मा और L² तीनों जगह कॉमन है, देख लो ध्यान से, है क्या। तो सिग्मा से सिग्मा, L² से L², कितना तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना देख लो πL/4, और नीचे क्या बचे 1 प्लस π/4 है ना। तो ये आ गया बच्चे पाई इंटू L/4, अब प्लस डिवाइड बाय एक्चुअली में 1 प्लस π/4। एक स्टेप और लेके सॉल्व किया जा सकता है, नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस पाई, अब 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा πL/4 प्लस पाई, ठीक है। तो ये था सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। यही सवाल दोबारा बनाने के लिए दिए थे हम, किस रिस्पेक्ट में सी। तो इसको इसके बाद करते हैं, है ना। इसको पहले कर लिया जाए नोट, ठीक है। अभी अभी हमने एक चीज इस्तेमाल करा था, उसको जरा एक बार फिर से बता देता हूं, देखो तो XCM जो है बच्चे, ये क्या होता है m1x1 प्लस m2x2, अब बाई m1 प्लस, मान लो कि दोनों चीजें जो है ना सेम तरीके का मटेरियल से बना हुआ है, जिसका कि सरफेस मास डेंसिटी सेम है ना। सरफेस मास डेंसिटी क्या है, सेम है। जैसे टू बॉडीज है ना, किससे बना है, ऑफ सेम मटेरियल
हैविंग सेम सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, देन उनके मासेस को हम क्या लिख सकते हैं, m1 बराबर सिग्मा a1 लिख सकते हैं, एंड मास 2 को क्या लिख सकते हैं बाबू, सिग्मा a2 लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर अगर पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा a1 और x1 है ना, प्लस सिग्मा a2 मास के जगह पर, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2। तो कुछ हो रहा है देखो, तो सिग्मा 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है ना। ऐसी सोच के बताओ, अगर ये चीज हमको YCM के साथ डिस्कस करना रहता है जी, ठीक है, तो वो क्या होता है, m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। तो m1 को भी वैसे ही लिखते हैं, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या आ जाता है बताओ ना, a1 y1। हाँ, तो अब ये नहीं सोचना कि ये नया फार्मूला हम बता दिए, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि सिग्मा अगर सेम रह सकता है तो मास को हम एरिया से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट है ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इस तरीके का रिजल्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में किए थे, अभी तुरंत अगले क्वेश्चन में भी करके दिखाएंगे। जैसा कि अभी हम बताए थे, इसी सवाल को बताए थे कि इसके सेंटर से देख के लेना था, याद आया। आई थिंक इसको मैं ए माना था क्या, और इसको बी माना था, और इसको मैं सी माना था। अब हमको दोबारा से यही सवाल बनाना है सी पे ओरिजिन मानते हुए। देखो ना, उस तरीके से हम अपना कोऑर्डिनेट भी सेट कर दिए हैं, कि है ना। अब जैसे कि इसका मास है, तो इसके मास को हम लोग क्या लिखेंगे, m1। ऊपर हम सिखा दिए कि m1 को क्या लिखना है, सिग्मा इंटू a1 लिखना है ना। तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, जो कि हम बताए थे कि इसका साइड लेंथ कितना लेना है, एल लेना है, और इसका मास m2 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू, इसका डायमीटर यदि एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा जी, l/2। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो l²/4। ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, ठीक है। अब ये देखना है कि इसको अगर हम ओरिजिन मानते हैं, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा, बताना आ जाएगा। अच्छा, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो देख लेते हैं। यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक l है, और यहाँ से यहाँ l/2 है, तो इसका x को एग्जैक्टली, और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, तो y कोऑर्डिनेट l/2 आ गया, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग को क्या निकालना है, XCM निकालना होगा, ठीक है। बस 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 बस, कोऑर्डिनेट एक बार देख लेना है, उसके बाद सब काम हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तब देखो तो सिग्मा सिग्मा काट करके हम डायरेक्ट फार्मूला दे दिए थे, यहीं पे हम लोग लिखे थे ना, m1 x1 m2 x2, और m के जगह सिग्मा इंटू a1 और सिग्मा इंटू a2 किए, तो सिग्मा सिग्मा ऊपर नीचे कट गया था, तो डायरेक्ट हम इसी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 भी करेंगे तब भी बनेगा, नहीं बनने का सवाल नहीं पैदा होता, बनेगा तब भी। और ये थोड़ा इजी है क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी काट कुट के दे दिया, उसमें सिग्मा कटेगा ही कटेगा, पड़ेगा, या सिग्मा ऊपर नीचे कट ही जाएगा, है ना। बस, तो हम आते हैं, a1 हमारा क्या है जी, देखो तो l स्क्वायर है, एरिया 1, ठीक है ना। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट है l/2, ठीक है। फिर इसका देखो, इसका जो है एरिया, इसका एरिया है पाई इंटू l² बाई, हाँ, पाई l² बाई 4।
इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट ये है 3l/2। अब बाई टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हो जाएगा l स्क्वायर प्लस पाई इंटू l स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत? अब देखो ना, इसमें भी बहुत कुछ कटने वाला है, अगर ध्यान से देखो तुम तो l स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर तो कट ही ना गया जी, तब तो आसान हो गया नहीं हम लोग के लिए। तो अभी देखो क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास l/2, और यहाँ से भी देखो ना l/2 कॉमन है क्या? तो l/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा जी कितना 1, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 3/8 पाई, 3/8 और ये हो गया जी पाई, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो यहाँ 4 रहेगा, सही कह रही हो, एग्जैक्टली यहाँ 4 रहेगा, ठीक है, करेक्ट है। और अब इसके बाद इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो ये आ जाएगा l/2 और ये आ जाएगा कितना 4 प्लस 3 पाई एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। अब 4 4 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये हमारा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं जी, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है, करके देखो, ठीक है जी, करो। a1 का एरिया l स्क्वायर है, y1 उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है l/, ठीक है। a2 जो एरिया है वो है पाई l/4 है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो भी है l/2, और डिवाइडेड बाई आ रहा है फर्स्ट वाले का एरिया अब प्लस में जी सेकंड वाले का एरिया, यही ना। अगेन हम देख सकते हैं कि l स्क्वायर वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से देखो तो l/2 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर जो l/2 कॉमन हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा अंदर में कितना 1 प्लस पाई/4, और नीचे भी वही बच रहा है जी, यानी कि इसका आंसर y कोऑर्डिनेट का कितना आ जाएगा l/2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे पता है इसको बिना फार्मूला के बनाया जा सकता है, बता दूं, ध्यान से इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक ऐसा लाइन इमेजिन करो जो पूरे सिस्टम को एकदम बीचों बीच काट दे, बताओ, सिमेट्रिकली कट कर दे। वो लाइन जरूर ऐसा कुछ हो सकता है, इस लाइन के ऊपर और नीचे एकदम सेम सेम मास है ना, माने सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे होगा, तो दिख रहा है वो l/2 ही होगा। तो ये ऐसे लॉजिकली भी बन सकता था, ठीक है ना, जो सिमेट्रिक लाइन होता है ना उस पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है, आंसर मिल गया है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं अब हम। दिया हुआ है जी कि 2 गो डिस्क है, ठीक है, एक ये डिस्क है, ठीक ना, और एक और ये डिस्क है, ठीक है। अभी क्या किए हैं कि इस डिस्क को इस डिस्क पे ऐसे सटा के रख दिए हैं, क्लियर, ठीक है ना। कह रहा है कि वही 2 गो बॉडी है जिसका सरफेस मास डेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक ना। ये जो बड़ा वाला है इसका मास क्या ले लेना m1, और जो छोटा वाला है उसका मास क्या ले लेना m2। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस आधा ले लेना, मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। अब कह रहा है कि ये इसका डायमीटर कितना के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा ना,
तो ये सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच में चिपका हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये बड़का वाला का सेंटर है और ये क्या है, छोटका वाला का सेंटर है, जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r/2। तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू C1। सवाल समझ गए, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू C1, ठीक है। तो देखो इस सवाल को बनाने के लिए हमें फिर से C1 पे ओरिजिन बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, राइट। तो देखो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो मान लो मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा क्या हो गया जी, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये देखें कि जो मेरा C1 है उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,0, और जो C2 है ना उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r/2, 0। एकदम क्लियर सी बात है कि यहाँ पे YCM का बात करना ही बेकार है, क्योंकि YCM में दोनों का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, 0। तो सिर्फ हमको क्या निकालना है अभी, XCM। और XCM का भी कुछ देर पहले हम फार्मूला दिए थे ना, A1x1 अब बाई A1 प्लस A2, है ना। तो A1 मतलब पूरा वाला, बड़का वाला, ठीक है ना। तो ये कितना है जी, ये है πr², उसका कोऑर्डिनेट कितना है जी, 0, ठीक। और जो A2 है दूसरा वाला है जी, वो कितना है जी, πr², और उसका कोऑर्डिनेट है जी इंटू r/2। फिर नीचे में πr² अब प्लस πr²/4, यही ना। फिर देखो बहुत सारा चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, πr² तो कट गया, नहीं कट गया, तो जो नहीं कटा उसको लिखो, है ना। यहाँ पे देखो तो क्या बच रहा है, r/8, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 + 1/4, यही ना, 1 + 1/4। दैट मीन्स ये आ जा रहा है r/8, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 आ जा रहा है ना। दैट इज ये आ कितना जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 4/5। ये आ गया देखो r/10 आ जाएगा, क्योंकि 4 से जो है तुम्हारा 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। दैट मीन्स C1 और C2 के बीच में कहीं होगा, r/10 होने का मतलब C1 के ज़्यादा पास होगा, C2 से कम पास होगा। हमने याद है पढ़ा था, जो भारी मास होता है इसीलिए भारी मास के पास ज़्यादा है। यही कोई पूछता कि भाई बताओ C2 से इसका कितना दूरी है, तो क्या करते हैं हम, r/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, तो आ जाता है आंसर उसका। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर C1 से माना हुआ है तो दोबारा उतना करने का ज़रूरत है क्या, इसको हम r/, ठीक है ना, तो r/2 में से r/10 घटा दें तो यही आंसर हमारा C2 से आएगा, और जरूर r/10 से वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, राइट, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर मिल गया, ठीक है। एक और, तो समझदार तो तुम हो ही, तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि इस बार जो हम M2 मास के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये मेरा M2 मास जो है ना, इसको हम लोग क्या किए हैं, कट किए हैं। अब कट करके क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, माने ये अलग मास नहीं है, ये इसी बड़े वाले बॉडी में से इस छोटे वाले बॉडी को काट के साइड कर दिए हैं, ठीक ना। तो अब जो रिमेनिंग मास बचेगा, इसको काट के जो रिमेनिंग मास बच गया उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, ये अब हमें बताना है, ठीक है। M1 में से M2 काट के हटा लिया गया है, क्लियर है, ठीक है, ट्राई करो। तो कट कर देते हैं, तो बस तुम्हें क्या करना है, जहां जहां प्लस था वहां वहां राइट। अच्छा मान लो अगर ये डिस्क ना होके स्फेयर रहता तब क्या करते,
सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तब क्या करते हैं हम लोग, हाँ, जहाँ जहाँ सिग्मा दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ क्या कर देते हैं हम लोग, रो आ जा, और जहाँ जहाँ एरिया दिख रहा है वहाँ क्या दिखता, वॉल्यूम, है ना। ठीक है, मैं एक बार लिख के समझा देता हूँ। तो देखो, मान लो कि 2 बॉडीज हैं, है ना, मान ले कि 2 बॉडीज है ऑफ सेम मास, सेम वॉल्यूम मास डेंसिटी, सेम, हाँ, सेम वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसका मतलब ये भी है सेम मटेरियल से भी बना होगा, एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। वॉल्यूम मास डेंसिटी सेम होने का ही मतलब ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि जब हम m1 मास लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम 1, और जो m2 मास होगा वो हो जाएगा रो इंटू v2, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम अगर ये लिखने जाएंगे XCM, तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे m1x1, अब मैं दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ, चलेगा ना। अगर ऐड किए हैं तो प्लस, हाँ भाई, तो, और अगर कट किए हैं तो माइनस। तो अब m को तुम ये लिख दोगे रो v1 रो v2, तो रो रो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा रो1 v1 x1, तो रो रो एक्चुअली कट चुका है, तो v1 x1 प्लस या माइनस v2 x बाई v1 प्लस माइनस v2, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम YCM देखें तो उसी तरीके से x के जगह पे y रहेगा, ठीक है। मैं ये वाला छोड़ दे रहा हूँ, तुम लिख लो अपने से, कोई दिक्कत अभी तो बस शुरुआत है, ठीक ना। जरूर जरूर, तुम डॉक्टर भी बनोगे और टीचर भी बनोगे, क्योंकि डॉक्टर लोग को भी नए डॉक्टर्स को टीच करना होता है, पता है कि नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन ले रहा था, जैसे 3D ले लें, मान लो जैसे मेरे पास एक ये है सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर में हम क्या करें, एक सॉलिड स्फीयर जिसका कि रेडियस क्या होगा, इसका जस्ट आधा, ठीक है, इसको काट के निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो समझ पा रही होगी, हाँ, इसमें से काट के निकाल लिए, ठीक है। ये फिगर में कंफ्यूजन तो नहीं ना है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर जो है ना, एक बड़ा वाला है और एक क्या है, छोटा वाला है। तो छोटा वाला जो दिख रहा है ना M2 वाला, हाँ, इसको हमने क्या किया है, कट किया है, और कट करके क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कट किया है कि ये बड़े वाले का सेंटर देख लो बाबू, और ये छोटे वाले का सेंटर, ठीक है। और बड़े वाले का जो रेडियस है ना वो है r, और जो r/2 है। बाकी मास वास तुम समझ ही रही हो अच्छे से, ठीक है ना। अगर हम सिमेट्री लगा लें तो देख लो फिर से,
इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर ही लाई करने वाला है, इसका वाई सी एम डेफिनेटली कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जैसे हम एक्स सी एम लगाएंगे तो हम वही कर देते हैं, ρ1 v1 एग्जैक्टली एक मिनट, v1 x1 था ना, v1 x1 माइनस v2 x2 बाई v1 माइनस v2, ठीक है। तो v1 को ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। जो दूसरा वाला है 4/3 पाई इंटू r/2 का होल क्यों आ जाएगा, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, r/2 है, ठीक है। फिर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब माइनस हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r/2 का होल क्यूब। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें कटने वाली है क्या, जैसे इसको हम r3/8 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो है, और जो यहाँ पर भी है हम लिख दें क्या उस तरीके से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। इसको हम लिख दे रहे हैं r3/8, यहाँ भी लिख दे रहे हैं r3/8। अब काटने में बड़ा आसानी पड़ेगा, ठीक है ना। देखो तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर, ये तो 0 है ना उसका तो काम है खत्म है वैसे भी, ठीक है। तो अब ऊपर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, देखो ध्यान से, r/16 नेगेटिव में, ठीक। और नीचे जो बचेगा वो देखो 1 माइनस 1/8 बचेगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा 7/8। तो 7/8, 8 16 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी -r/14, ठीक है ना। क्लियर है, नोट कर लो। ये देखो ये कोन है, ठीक है, और ये जो है ये एक हॉलो हेमिस्फेयर है, राइट। अब क्या करते हैं, हाँ सॉलिड ले लो, मान लो ये सॉलिड कोन है, और ये मान लो ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये दोनों को ऐसे जोड़ दे रहे हैं, देखो ये हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको देखो ऐसे जोड़ दिए हैं, देख ली। अब बताना इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो मैं बता देता हूँ, इन दोनों का ये जो कॉमन सेंटर हो सकता है ना बेस का दोनों का, इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, और ये कंसेप्ट में दे दिया हूँ कि दोनों का सेम मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये तुम्हें थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, इसका डेंसिटी रो है, अब वॉल्यूम हो सकता है क्या इसका, आई थिंक ये होता है 1/3 स्क्वायर h होता है ना। मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है ना, हाँ जी h/4 होता है, इसका हाइट h है, और इस नहीं टोटल हाइट h है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है h/4 पे, ठीक है। और दोनों का रेडियस कॉमन है, कितना है, इसका मास लिख सकते हो m2 बराबर रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
अब तुम इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालने जा रही हो तो मैं एक हिंट और देता हूँ, क्या इसका वाई एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस है? देखो तो, ठीक है ना। और एक्स से निकालने का जरूरत पड़ेगा क्या? सोच के देखो, एक सी में अगर जाओगे तो जितना मास इधर राइट में है उतना ही मास इधर लेफ्ट में है क्या? तो हमको एक्स सी एम यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, मतलब इसी एक्सिस पर हमारा, हाँ, तो अब खाली वाई सी एम निकालने की जरूरत है, तो वाई सी एम निकाल के देख लो। इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आ पाएगा, बिकॉज एच तो बस अलग ही है ना। एच को अगर हम आर या 2r या 3r ऐसा कुछ मानते तो और आंसर सिंपल आता, बट आंसर एच और आर में मिक्स रहेगा। तो देखो हम ये लिख सकते हैं वाई सी एम इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब m1 को जैसे रो और v के टर्म में लिखें तो रो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। तो v1y1 v2y2 v1 प्लस v2, रो ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि ध्यान से समझना, हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो जो कोन का सेंटर ऑफ मास होगा सॉलिड कोन का, वो क्या होता है h/4, ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लेंगे। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है 3r/8 पे, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है। समझ रही हो? अगर ऊपर प्लस तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो v1 के जगह ये लिखना है पाई r स्क्वायर h/3 और इंटू क्या लिखना पड़ेगा? h/, हो गया। और जो सॉलिड स्फीयर का है वो लिखना पड़ेगा 2/3 पाई r³ माइनस 3r/8। ठीक है, और नीचे फिर वही कर दें, हाँ, पाई स्क्वायर h/3 और प्लस 2/3 पाई r³। ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई, और आगे अब करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एच और आर कटेगा तो है नहीं, तो ऐसे आंसर छोड़ दो। ठीक है, एच अगर आर के रिस्पेक्ट में रहता तो कुछ आगे उसको हम काट कुट के और बता पाते। ठीक है ना। इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कोन में से सॉलिड हेमिस्फेयर काट के अलग कर देता, या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड हेमिस्फेयर में से कोन काट के अलग कर देता। तो यहीं पे v1y1 में से क्या करते हैं हम लोग, v2y2 को सबट्रैक्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, करके देखना है या आगे चले? हम आगे चले ना। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी सवाल रहेगा बना लेना। ठीक है ना, उसको होमवर्क में कर ही लेना। ठीक है ना। हाँ, अब हम फाइनली डेरिवेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग ले लेंगे। ठीक है ना, और स्ट्रेट वायर का सेंटर ऑफ मास हम डिराइव कर दिए थे, याद है ना। रिंग का नहीं किए थे, ठीक है ना, रिंग का नहीं किए हैं, सेमी सर्कुलर रिंग का नहीं किए थे। मैं बस रिजल्ट बताया था, कॉपी पलट के देख लो। नहीं किए हैं, कॉपी खोल के देखो ना मेरा। हाँ, वायर बोल रहे हैं तुम, क्या प्लेट समझ ले। हाँ, तो रिंग ही तो हुआ ना, सेमी सर्कुलर वायर का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड। तो ऐसा है कि सेमी सर्कुलर वायर हम करवा चुके हैं, तो अभी हम कुछ ऐसा करते हैं जो उस टाइप का ही है। ठीक है ना,
टॉपिक है, हमने क्या किया, एक टुकड़ा ले लिया रिंग का, ठीक है ना। टुकड़े को आई थिंक सेक्शन बोलते हैं क्या, जैसे ये रिंग है, जैसे कि मान लो ये एक रिंग है, रिंग का इतना आर्क बोलते हैं ना, आर्क बोलते हैं राइट, इतना दूर काट के अलग कर लिए तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है एक सिमेट्रिकल आर्क है, क्या है हमारे पास एक, हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिमेट्रिकल आर्क, ठीक है ना, जो कि रिंग का एक टुकड़ा है, जो कि क्या है, रिंग का एक टुकड़ा है, मतलब सेक्शन ऑफ ए रिंग, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके का कुछ सीन है, ये चीज है, देखो इसका सेंटर कहीं इधर है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट यदि हम करते तो ऐसे रिंग बनता, तो ये रिंग का एक टुकड़ा है, और ये लो हमारा, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस बना के दे दिए हैं। फ्रॉम सिमेट्री हम देख पा रहे हैं ना कि हमको एक्स सीएम चेक करने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो भी मास है लेफ्ट में राइट में बराबर है, तो बीच में होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वाई सी एम ही हमको देखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं उसी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं, और इसका जो एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है 2 थीटा, एंगल क्या दिया हुआ है 2 थीटा, ठीक है। यानी कि इधर से माइनस थीटा हो जाएगा, इधर से प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि हम कुछ एंगल घूमें, और ये एंगल मान लो कितना है 5, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यही एंगल कितना आ जाएगा D5, और ये जो ऊपर दिख रहा है D5, D5 स्मॉल एंगल हो जाएगा ना, नहीं D5 कह रहे थे, ठीक है ना, समझ गए। अब ये जो टुकड़ा हम कलर किए हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, DM कहेंगे, छोटा सा टुकड़ा। और इसका जो छोटा सा लेंथ आएगा, याद करो, इसे हम लोग DX कहते थे, ठीक है ना। तो DX हो जाएगा R इंटू D5, R इक्वल टू होता है ना रेडियस इंट, एग्जैक्टली एंगल इक्वल टू होता है ना आर्क बाई रेडियस, तो आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू 5 हो जाएगा ना। तो इसी कंसेप्ट से इसका थिकनेस आ गया, DM आ गया, ठीक। और DM इज इक्वल टू, याद है हम लोग पढ़े थे, लैम्डा इंटू DX, तो DM इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू R इंटू D5, ठीक है। और लैम्डा जो है ये क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, इसका टोटल लेंथ हो जाएगा R इंटू 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो R से R क्या हो जाएगा, तो ये मेरा DM आ गया बेसिकली, ठीक है ना, जो कि कितना आ गया M इंटू D5 अपॉन 2 थीटा, ठीक। फिर से देखो मैं 5 Y एक्सिस से लिया हूँ ना, तो इस एलिमेंट का जो हाइट है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कितना आ जाएगा R cos 5 का जो लिमिट मेरे को लेना है वो अंत में लूंगा मैं, कहाँ से कहाँ, माइनस थीटा से लेकर के कहाँ तक, प्लस। अब बस हो गया सब कुछ, अब हमको सीधे सीधे क्या लगाना है, खाली YCM, है ना। तो YCM इक्वल टू क्या लिख देंगे, इंटीग्रल YDM, अब बाई टोटल मास M ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो Y की जगह मेरे को लिखना क्या है, देखो तो खाली R cos 5, ठीक है ना, R cos 5, ठीक है। एंड DM के जगह पे देखो क्या लिखना है हमें, M इंटू D5 अपॉन 2 थीटा और डिवाइड बाई M तो कांस्टेंट है, उसको कटना ही है ना, बाकी सारे कांस्टेंट्स को बाहर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास जी, R बाई 2 थीटा। कॉस का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन 5, और 5 का लिमिट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, माइनस थीटा से
अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इस प्रकार से, साइन थीटा माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा। ठीक है, समझ रही हो? अब ये मैथ का फॉर्मूला जानती होगी, इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बेसिकली प्लस, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा, नीचे पे 2 है तो 2 2 क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद तुम देखना कि अगर ये सेमी सर्कल होता तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाता, 90 डिग्री, और 2 थीटा का वैल्यू 180। अगर ये सेमी सर्कल होता तो सेमी सर्कल का टोटल एंगल कितना होता, 2 थीटा इज इक्वल टू 180, तो खाली थीटा कितना होता, 90। और उस 90 के यहाँ पुट करके देखना कि क्या वो वाला आंसर मैच कर जाता है। तुम पाओगे कि आंसर मैच कर जाता है, ये रिजल्ट आ गया इन जनरल। ठीक है ना, चाहे सेमी सर्कल लो चाहे कुछ भी ले लो, किसी भी सिमेट्रिकल आर्क में ये रिजल्ट काम कर जाएगा। ठीक है ना, यही तो बात है, यही सिखाना था, लिख लो। ठीक, देखो जैसा कि हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट भी हम इसके हेल्प से डिराइव कर दे सकते हैं। देखो कैसे, एग्जैक्टली हाँ, मैं उसको डिराइव कर दूंगा इसके हेल्प से। देखो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, अगर ये सेमी सर्कल होता, ठीक है, तो सेमी सर्कल होता तो ये जो 2 थीटा मैं लिखा हूँ, ये 2 थीटा कितना आ जाता जी, 180, यानी थीटा कितना आ जाता जी, 90 डिग्री, यानी कि π/2 आता। अब यहाँ पे रख के देखो इसी को, r इंटू साइन 90 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना, इसको लिखो π/2, देखो रिजल्ट आ गया 2r/π, है ना। ठीक है, नोट कर लो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं देखो तुम्हें भी क्या बताने वाला हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर एनुलर डिस्क। पहले तो समझो तो मैं क्या रहा हूँ। देखो ये डिस्क है, ठीक ना, और डिस्क में से डिस्क जो है ना काट के ऐसे निकाल लिए कंसेंट्रिकली। ठीक है, तो बचा क्या, खाली इतना दूर ना, इसको बोलते हैं हम लोग एनुलर डिस्क। ठीक है, इसको भी ऐसे बाइसेक्ट कर दिए, हाँ, इसको भी आधा काट के हटा दिए, नीचे वाला हटा दिए, तब खाली ऊपर वाला बचा। एग्जैक्टली, गॉट इट। अब हमें इसका निकालना है क्या जी, सेंटर ऑफ, समझी क्या। ठीक है, तो देखो हम इसका तुम्हें एक डायग्राम दे दे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सिमेट्रिकली रखेंगे हर बार, यही हम करते ही हैं। हाँ, वाई सीएम नहीं, एक्स सीएम 0 हो जाना है, राइट। देखो ना ऐसे, ये कौन सा लाइन हो गया इधर, चलो हमको लगता है फ्री हैंड स्केचिंग करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई नहीं। देखो ऐसे है और फिर ऐसे, समझ गए ना। उस तरफ भी होगा, है ना, थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है, तो देखो इसका जो इनर रेडियस है ना, हाँ 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 हाँ, इसका जो इनर रेडियस है ना वो क्या है, r1, इसका जो आउटर रेडियस है वो क्या है, r2, और मात्र इतने ही दूर में मास भरा पड़ा है। जितना दूर मैं ये कलरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ,
इतना दूर में मास भरा पड़ा है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का निकालना है सेंटर ऑफ मास। बाय सिमेट्री हम सब देख पा रहे हैं कि इसमें XCM कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मास इधर राइट में उतना ही मास इधर लेफ्ट में, तो हमको खाली क्या निकालने की जरूरत है, YCM, ठीक है। तो अब सोचो एक डिस्क अगर हमारे पास है, तो डिस्क को अगर कट करेंगे तो क्या इसमें हम बहुत सारा ऐसे रिंग कट कर सकते हैं? सोचो, जैसे हम एक वायर लेते थे तो उसमें कैसा एलिमेंट कट करते थे, हम बोलते थे कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट कट कर दो। तो ऐसे डिस्क को जब हम कट करेंगे तो डिस्क को कट करने पे हम लोग को क्या मिलता है, रिंग मिलता है। डिस्क को यदि कट करेंगे तो रिंग मिलेगा। तो ऐसी सेमी सर्कुलर डिस्क रहेगा तो उससे क्या मिलेगा हमको, सेमी सर्कुलर रिंग मिलेगा, है ना। तो सबसे नहीं, देखती जाओ क्या आएगा। सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ से एक वेरिएबल रेडियस क्या ले लेते हैं, r, ठीक है। यहाँ पर एक इमेजिन करो कि कोई एक रिंग है, ठीक है ना। यहाँ से जरा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ गए तो थोड़ा सा इंक्रीज इन रेडियस आएगा। मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ, थोड़ा सा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसका जो थिकनेस होगा ना, हाँ, तो dr हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो लेंथ होगा और जो मास होगा वो लिख देता हूँ। एलिमेंट का मास क्या होगा, dm, और एलिमेंट का जो लेंथ होगा ना, पहले मैं लेंथ लिख देता हूँ क्योंकि लेंथ का जरूरत पड़ेगा ना हमें। एलिमेंट का जो लेंथ होगा क्या वो पाई r हो सकता है, बताओ बताओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ जो एलिमेंट मेरा, एलिमेंट समझते हो ना, वो छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। एलिमेंट का अगर एरिया देखें तो उसका लेंथ कितना है, पाई r, और उसका विड्थ कितना है, dr। देखो इसका कंसेप्ट ये है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल के सीधा कर दो, तो सीधा कर देंगे तो ये तुम्हें एक रेक्टेंगल की तरह नजर आने लगेगा, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या दिखेगा, पाई r, और थिकनेस क्या दिखेगा, dr। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। समझ गए ना। तो ये इसका एरिया निकाल लिया हम लोग। इसको हम लोग dA कहेंगे, इसके हम लोग क्या कहेंगे, A। हाँ, अब हमको मास चाहिए, तो मास बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू dA, क्योंकि ये डिस्क है ना, तो मास पर यूनिट एरिया वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मास हम ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू पाई r dr। देखो तो ये जो सेमी सर्कुलर एनुलर प्लेट है उसका एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा क्या, क्योंकि डिस्क का होता है एरिया कितना, पाई r स्क्वायर। डिस्क में से डिस्क काट के हटा दो तो कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, और उसका भी आधा, तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा हमें, क्या भारी लग रहा है क्या, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये एडिशनल चीजें हैं, इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा फिजिक्स में, ठीक है ना। कभी तुम्हें ये सब चीज भारी नहीं लगेगा, आसान लगेगा। तो ये मास क्या था, एलिमेंट का मास था ना, dm। ये किसका मास था, एलिमेंट का मास। मैं इतना क्यों लिखा हूँ, मैं dm लिख देता हूँ, तुम समझ ही जाओगे, ठीक है ना। dm मतलब एलिमेंट का मास, ठीक है। तो यहाँ पर कटने वाली चीज सिर्फ एक ही है भाई, पाई से पाई, और कुछ ना कट रहा। तो ये हो जाएगा 2m डिवाइड बाई
R2 माइनस R1 और इंटू R इंटू डी आर, ठीक है। एंड इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, ये 2r/पाई होता है, पता है क्या, बताओ। तो हमें क्या चाहिए था, इस एलिमेंट का मास चाहिए था जो कि हमने निकाल लिया, और हमें इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए था, एलिमेंट का, अभी डिस्क का नहीं आया है। तो रिंग के एलिमेंट का हम जानते थे कितना होता है 2r/पाई, ठीक है। अब इतना पहले नोट करो, अब बस सिंपल रह गया, इंटीग्रल y/dm करना बाकी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और रिजल्ट बताएंगे, उसको देख के तुम खुश हो जाओगी। सेमी सर्कुलर प्लेट का रिजल्ट तुमको याद है ना, 4r/3 पाई। हम इससे भी प्रूव कर देंगे, देखना। इसको नोट करो पहले, ठीक है ना। ये देखो बच्चे, हमें निकालना है जी y/cm, है ना। तो ये होगा क्या, इंटीग्रल y/dm बाई टोटल मास हो जाएगा m, ठीक है। अब y का वैल्यू देखो तो यहाँ से कितना रखना है हमें, 2r/पाई रखना है, लो रख देते हैं 2r/पाई। dm का वैल्यू क्या रखना है हमें, देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ 2m/r2² माइनस r1² इंटू r/dr एंड डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ कुछ कट रहा है, m से m कट गया। अब जो बाहर आ रहा है उसको बाहर खींच के निकाल दो, 2 और 2 तो 4 हो गया, 4/पाई आ गया बाहर, ठीक है। और नीचे एक और चीज बाहर आ रहा है, r2² माइनस r1², ठीक। बाकी इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, ये वाला r वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, r² dr, और इसी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r1 से लेकर r2 तक जाएगा, ठीक। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, y/cm = 4/पाई इंटू r2² माइनस r1²। इसका इंटीग्रेशन आ जाए कितना, r3/3, ठीक है, फ्रॉम लिमिट r1 से r2, ठीक है। अब जरा हम इधर लिखते हैं, उधर जगह खत्म हो रहा है। तो y/cm = आ जाएगा 4/पाई इंटू r2² माइनस r1² इंटू वो वाला आ जाएगा r2³ माइनस r1³ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। थोड़ा सा पेज को छोटा करते हैं। अब देखो, तुम जानती हो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला जानती होगी, मैं बता देता हूँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी a² प्लस b² प्लस a भी ऐसा था। तो ये आ जाएगा देखो r2 माइनस r1 इंटू, अभी देख के याद आ जाएगा, r1² प्लस r2² और प्लस r1 r2, और ये तो पता होगा a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1। देखो कुछ कट गया, और ये आ जाएगी तुम्हारे पास आंसर, ठीक है, जो कि है 4/3 इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2, ठीक है।
अब बोलोगे इसमें स्पेशल क्या था? स्पेशल ये था, देखो अगर ये सेमी सर्कुलर प्लेट रहता ना, तो इसमें पूरे में मास रहता है ऐसे, ये एनुलर नहीं है, पूरा है सेमी सर्कुलर। तो इसके केस में R1 कितना आ जाता? 0, और R2 बराबर कितना आ जाता? R आ जाता। अब यहाँ पे रख के देखो, R1 0, R1 0, ऊपर R2 स्क्वायर, नीचे R2, एक R2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा, हाँ यही पढ़ाया गया था ना। तो इससे भी आता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, ये सेमी सर्कुलर कर ली तो बस वही गया, ठीक है ना। ये क्या था? ये था सेमी सर्कुलर प्लेट, और जबकि ये क्या था? सेमी सर्कुलर एनुलर प्लेट था, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर डिस्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नोट कर ली ना, ठीक है।